हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी आवर चैनल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 6 पॉलिटिकल कल्चर। और इस चैप्टर से रिगार्डिंग दो जो लेक्चर हैं वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। तो जिन स्टूडेंट ने वो पार्ट नहीं देखे हैं पहले उन पार्ट को देखें और उसके बाद से इस पार्ट को देखें। इस पार्ट थर्ड में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं तो वो कौन कौन से टॉपिक हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डेमोक्रेसी एंड पॉलिटिकल कल्चर की। आफ्टर दैट सेकंड पॉइंट होगा पॉलिटिकल कल्चर एंड सोशलाइजेशन, मीन्स व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द पॉलिटिकल कल्चर एंड सोशलाइजेशन। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल कल्चर, कि आज के टाइम में पॉलिटिकल कल्चर की इंपॉर्टेंस क्या है इन द सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। After that, there are some features which are used to identify the nature of political culture। ये कौन कौन से फीचर्स हैं, जिनके फैक्टर्स हैं, जिनके बिहाफ पे फैक्टर है ये, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर हैं जिनके बिहाफ पे हम पॉलिटिकल कल्चर के नेचर को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं जो मैंने आप लोग के लिए लिए हैं और उसके बाद से हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेमोक्रेसी एंड पॉलिटिकल कल्चर। तो डेमोक्रेसी का मतलब, जैसे कि हमें पता है कि जो डेमोक्रेसी है वो हमारी जो पूरा वर्ड है उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। डेवलप कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज एंड द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, ठीक है। तो डेवलप कंट्रीज वो है लाइक USA, फ्रांस, ब्रिटेन, चाइना, ठीक है, रशिया। दिस ऑल 5 कंट्रीज कम्स अंडर द डेवलप्ड कंट्रीज। उसके बाद से बहुत सारी कंट्रीज है जो डेवलपिंग में आती है, जैसे G7 या G20 ग्रुप्स की जो कंट्रीज हैं वो डेवलपिंग स्टेज में या डेवलप स्टेज में। उसके बाद से थर्ड वर्ल्ड की जो कंट्रीज है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज उन कंट्रीज को कहा जाता है जो कि 1950 से लेकर 1960 के बीच में ब्रिटिश या जो भी हमारी यूरोपियन कॉलोनियल कंट्रीज थी उनके अंडर में वो कंट्रोल में थी। और उसके बाद से जो इंडिपेंडेंट हुई थी और 1950 के बाद से उन्होंने अपना डेवलप करना स्टार्ट किया था। और वहाँ पे जो पहले जो उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम था, जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर था, वो क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था विद द टाइम पीरियड, ठीक है। और वहाँ पे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या हो रही थी, डेवलप हो रही थी। तो ये क्यों हो रही थी, कैसे हो रही थी, इससे रिगार्डिंग हम बात करेंगे इस टॉपिक में। तो हम देखते हैं कि 1950 और 1960s में बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज़ के पॉलिटिकल कल्चर को स्टडी स्टार्ट कर दी। और क्यों स्टार्ट कर दी, क्योंकि 1950 1960 जैसा कि मैंने बताया कि इससे पहले मोस्ट ऑफ द जो एशियन कंट्रीज़ थी वो यूरोपियन कंट्रीज़ की कॉलोनीज़ में थी। तो धीरे धीरे ये कंट्रीज़ क्या हो रही थी, उन कॉलोनी से फ्री हो रही थी, आज़ाद हुई। जैसे हमारा इंडिया हुआ 1947 में, फिर पाकिस्तान हुआ, फिर घाना हुआ, फिर साउथ अफ्रीका हुआ। इस तरह से जो अफ्रीकन जो कंट्रीज़ है, एशियन कंट्रीज़ है, वो क्या हो रही थी, इन कॉलोनियल पीरियड से, कॉलोनियल जो कंट्रोल है उससे फ्री हो रही थी। तो यहाँ का जो पॉलिटिकल कल्चर है वो अकॉर्डिंग टू टाइम क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। जैसे हम बात करें, यदि फ्रांस की बात करें या इंडिया की बात करें, तो इंडिया में इससे पहले कौन सा सिस्टम था पॉलिटिकल कल्चर का, देखा तो मोनार्की था, राजतंत्र था, राजा के हिसाब से राजा होता था, फिर वो हेरिडिटी के थ्रू चलता था, राजा का बेटा है वो राजा बनता था। लेकिन जब हमें इंडिपेंडेंस मिली और हम ब्रिटिश कॉलोनियल रूल में रहे लगभग 300 सालों में, और उसके बाद से ब्रिटिशर्स ने अपने जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज जो इम्प्लीमेंट किए विद इन दीज ईयर्स, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने उन्हीं को क्या किया, फॉलो किया, और उसी के बिहाफ पे अपना जो एक पॉलिटिकल कल्चर है वो अडॉप्ट करने की कोशिश की। और उसी के बिहाफ पे इंडिया में हमने क्या इस्टेब्लिश करना चाहा, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो इस तरह से 1950-60 में जो स्कॉलर्स थे वो जो भी ये थर्ड वर्ल्ड की जो कंट्रीज थी, यानी जो भी नई कंट्रीज आ रही थी जो ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड से क्या हो रही थी, फ्री हो रही थी, तो ब्रिटिश या यूरोपियन जो भी कॉलोनियल पीरियड के अंडर कंट्रोल में थी उससे फ्री हो थी। तो वहाँ का जो पॉलिटिकल कल्चर था वो बाकी डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज से क्या था, डिफरेंट था। तो उसकी स्टडी की जा रही थी डिफरेंट पॉलिटिकल थिंकर्स के थ्रू। तो अब इसी में For democratic administrative system, an appropriate and sufficient social atmosphere can be developed through political culture only। और ऐसा देखा गया कि किसी भी कंट्री में यदि हमें डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को क्या करना है, डेवलप करना है, तो उसके लिए वहाँ पर का जो एक अप्रोप्रिएट और सफिशिएंट क्या होना चाहिए, सोशल एटमोसफियर होना चाहिए, यानी वहाँ पे हार्मोनियल जो है रिलेशंस होने चाहिए विद इन द पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सोसाइटी। क्लियर? The most significant and experienced research on the relation between political culture and democracy, और सबसे जो इम्पोर्टेंट जो इस पर रिसर्च किया गया वो किसके द्वारा किया गया, दैट वाज डन बाय ग्रेबियल आर्मंड एंड सिडनी बार्बरा, ठीक है। इन दोनों ने किया, इन दोनों ने अपनी एक बुक लिखी 1963 में। वो बुक का नाम था द सिविक कल्चर, पॉलिटिकल एटीट्यूड एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशन,
ठीक है। तो इन्होंने ये जो 5 कंट्री थी, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, यूएसए एंड मैक्सिको, यहाँ का पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या है, लोगों के फेथ क्या है, वैल्यूज़ क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है पॉलिटिकल सिस्टम से, उससे रिगार्डिंग, और क्यों यहाँ पे डेमोक्रेसी है वो स्टेबल है, एग्जिस्ट करती है, इससे रिगार्डिंग स्टडी की, रिसर्च की और उसको अपनी इस बुक में उन्होंने लिखा। तो ये बुक का नाम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें याद रखना है, द सिविक कल्चर, पॉलिटिकल एटीट्यूड एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशन। क्लियर। और ये किसने लिखी है, गैब्रियल आर्मंड एंड सिडनी बर्बरा ने, और कब लिखी थी, 1963 में। इस तरह से एक नया जो पॉलिटिकल साइंस में एक नया अप्रोच है पॉलिटिकल कल्चर, ये क्या हुआ, डेवलप हुआ था विद इन द डिकेड्स ऑफ 1950 to 1960। Now the question is, liberal democracy in Britain and USA remains safe even after 2 world wars. Why? मतलब 2 वर्ल्ड वॉर हुए। हम देखते हैं, हम जैसा कि मैंने कभी कहा कि 1950-60 में जितने भी ब्रिटिश जो भी एशियन कंट्रीज थी जो कि यूरोपियन या ब्रिटेन कॉलोनियन के अंडर में थी, जब वो वहाँ से फ्री हो रही थी तो उनका जो पॉलिटिकल कल्चर है वो क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। कहीं पे मोनार्की था, कहीं पे ऑटोक्रेटिक था, कहीं पे डिक्टेटरशिप था। तो सब किस में कन्वर्ट होना चाहता था, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कन्वर्ट होना चाहता था। क्यों होना चाहता है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ कन्वर्ट में, क्योंकि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही एक ऐसी गवर्नमेंट है जो कि लोगों को वेलफेयर के लिए स्टैब्लिश की जाती है। बाकी अदर किसी भी हम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखें तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो भी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है वो अपने बेनिफिशियल के लिए, अपने फायदे के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए स्टैब्लिश किया जाता है। पर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी पॉलिसीज, जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं वो फॉर द पीपल होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं अब्राहम लिंकन की डेमोक्रेसी से रिलेटेड जो डेफिनेशन है कि डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल, यानी ऐसा गवर्नमेंट जो कि ऑफ द पीपल हो, बाय द पीपल है एंड फॉर द पीपल, वही तो है डेमोक्रेसी। तो जब लोग ही सभी कुछ होंगे तो लोगों के ऊपर कोई भी एक्सप्लॉयटेशन है, कोई भी जो हरासमेंट है वो नहीं किया जा सकता है। इसीलिए ज़्यादातर जो लोग हैं वो डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्या करती हैं, ज़्यादातर कंट्री, मोस्ट ऑफ कंट्री सपोर्ट करना चाहती है। अब हम देखते हैं कि जो हमारी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थी जिनको हम कह रहे हैं कि जो इंडिपेंडेंस हो रही है आफ्टर द 1950 और 1960 डिकेड में, तो उनकी जो पॉलिटिकल कल्चर है वो तो चेंज हो रहा है। लेकिन ब्रिटेन और यूएसए का जो पॉलिटिकल कल्चर है वो फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, 1914 से लेकर 1918 तक, और फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 से लेकर 1945 तक। लेकिन वहाँ का जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो तो कंटिन्यू रहा, वो तो चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, उसको भी होना चाहिए था ना। तो इसके रीज़न देखते हैं कि क्यों नहीं हुआ। तो पॉलिटिकल कल्चर एंड डेमोक्रेसी आज क्लोजली रिलेटेड, दोनों क्या है, इंटर रिलेटेड है। कैसे है, द वैल्यूज, फेथ एंड मेच्योरिटी ऑफ पब्लिक डीपली अफेक्ट द डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, यानी किसी भी कंट्री के लोग कैसे हैं, उनके वैल्यूज़ कैसे हैं, फेथ कैसे है, मेच्योरिटी कैसी है, ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। इट इज़ culture that passes on the manners, values and knowledge from one generation to next in society। भाई पॉलिटिकल कल्चर की बात करें तो कल्चर क्या है, कल्चर वही है कि जनरल कल्चर की बात करें तो उसमें क्या होता है कि जो मैनर्स होते हैं, हमारे जो ट्रेडिशन होते हैं, जो वैल्यूज़ होते हैं, जो नॉलेज होती है, वो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है, एक्सचेंज होती है। Political thinkers have studied the stability and instability of politics of their countries through political culture approach। तो ये जो political culture approach मतलब कल्चर ट्रांसफर हो रहा है तो उसको जनरल कल्चर कहेंगे, पर यही जो पॉलिटिकल सिस्टम से रिलेटेड जो कल्चर है वो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफर होता है तो उसी को कहते हैं पॉलिटिकल कल्चर। तो डिफरेंट जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उन्होंने इसकी स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी से रिगार्डिंग क्या किया, स्टडीज़ की, और स्टडी करके क्या उनको कंक्लूजन मिला, दे रीच्ड the conclusion that there is very close relation between political culture and democracy। दोनों के बीच में एक close relation है। The political culture of Britain and the state of America are quite mature and therefore the liberal democracy in these two countries remain safe even after 2 world war। उन्होंने कहा कि यहाँ का जो पॉलिटिकल कल्चर है वो कैसा है, बहुत ज़्यादा मेच्योर है। बहुत ज़्यादा मेच्योर होने का मतलब क्या है, सबसे पहले पॉलिटिकल कल्चर यानी यहाँ का जो लोगों का एटीट्यूड है, जो फेथ है, जो वैल्यू है, जो मैनर्स है रिगार्डिंग द पॉलिटिकल सिस्टम वो बहुत ज़्यादा मेच्योर है, यानी लोगों को उस पर क्या है, भरोसा है। ठीक है, इसलिए वो उसको चेंज नहीं करना चाहते, वो क्या रहता है, स्टेबल रहता है। तो मेच्योरिटी के कारण ही जो डेमोक्रेसी है वो इन दोनों कंट्रीज़ में आफ्टर 2 वर्ल्ड वॉर यानी 2 वर्ल्ड वॉर होने के बाद भी क्या रहती है, एग्जिस्ट रहती है। बाकी जबकि हम अदर कंट्रीज में देखें तो वहाँ का जो भी पॉलिटिकल कल्चर है वो क्या हो जाता है, अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड चेंज हो जाता है।
नाउ वी विल टॉक अबाउट द पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। ठीक है, तो इससे पहले वाला चैप्टर था हमारा पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। तो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन में हमने क्या पढ़ा था कि जो सोसाइटी है वो कैसे पॉलिटिकली एजुकेट हो रही है, यानी सोसाइटी को कैसे किसी भी उस सोसाइटी के उस कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में नॉलेज मिल रही है, अवेयर हो रहा है वो, तो वो कहलाता था पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। तो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन हो रहा है किसी सोसाइटी का, इसका मतलब वहाँ पे क्या है, एक पॉलिटिकल कल्चर डेवलप हो रहा है। तो यही हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। आमंड एंड सिडनी बर्बरा, ये जो दो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, इन्होंने पॉलिटिकल कल्चर और पॉलिटिकल सोशलाइजेशन को के रिलेशन को डिस्क्राइब किया है। और क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू दैम द पॉलिटिकल सोशलाइजेशन इज दैट प्रोसेस थ्रू विच पॉलिटिकल कल्चर इज टेबुलेशन सोसाइटी एंड नेसेसरी चेंजेस आर डन इन इट। कल्चर इज ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ट्रांसफॉर्मेशन विद इन सोसाइटी, यानी पॉलिटिकल सोशलाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो पॉलिटिकल कल्चर है वो सोसाइटी में क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है, जिसके कारण कि सोसाइटी में नेसेसरी जो चेंजेस हैं वो होते हैं। जैसे कि इंडिया की बात करें तो इंडिया में इंडिपेंडेंस से पहले कौन सा था, मोनार्की सिस्टम था। तो सभी लोग मोनार्की सिस्टम से रिलेटेड क्या थे, उससे अवेयर थे, उसको चेंज, उसके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन थे उसको फॉलो करते थे। पर धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे यहाँ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल आया तो ब्रिटिश के जो लॉज थे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज थे या जो भी वैलिड थे इनवैलिड थे, उसके अकॉर्डिंग उस जो सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी ने अपने आप को क्या किया, उसके अकॉर्डिंग अडॉप्ट किया, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज किया। और उसके बाद से जब इंडिपेंडेंस, जब आज़ादी मिली और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ और एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जब हमारे इंडिया में इस्टेब्लिश हुई, तो हमारा जो इंडियन सोसाइटी है उन्होंने उसके अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। इस तरह से जो पॉलिटिकल कल्चर है ये प्रोसेस है जिसके थ्रू सोसाइटी में जो नेसेसरी चेंजेस हैं वो होते रहते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं फ्रॉम टाइम पीरियड। Through political socialization, the qualities, faith, and emotion of political culture are passed on to the future generation. यानी सोशलाइजेशन के थ्रू क्या करेंगे कि जो भी हमारे फेथ हैं, क्वालिटीज़ हैं, इमोशन है रिगार्डिंग द पॉलिटिकल कल्चर, वो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन पास किए जाते हैं, जो जैसा कि हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था। और ये जो पास आउट होता है, प्रोसेस होता है, इसमें कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो फैमिली थी, फ्रेंड सर्किल था, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे, हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन थे, मीडिया था, ठीक है, इंटरेस्ट ग्रुप था और पॉलिटिकल पार्टीज थी। क्लियर। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन इंक्रीजेज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो जितने ज़्यादा लोग पॉलिटिकली सोशलाइज होंगे, यानी जितने ज़्यादा से ज़्यादा जब लोग हमारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, पॉलिटिकल अफेयर्स, पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे, उनको नॉलेज होगी, तो वहाँ पे जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो क्या होगी, वो बनी रहेगी, वो लंबे समय तक रहेगी। और जहाँ के लोग अनअवेयर होंगे, पॉलिटिकल जो अवेयरनेस नहीं होगी, तो वहाँ का जो भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, जो भी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो क्या होता रहेगा और जल्दी जल्दी चेंज होता रहेगा। ठीक है। द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ ए कंट्री इज कम्पोज ऑफ मैनी सब कल्चर एंड देयरफॉर, कोई पॉलिटिकल कल्चर है वो एक सिंगल पार्ट नहीं है, उसमें बहुत सारे सब कल्चर हैं, वो क्या होते हैं, कंपोज, यानी उसमें मिक्स रहते हैं। जैसे बात करें, फेथ होता है, बिलीव होती है, क्वालिटीज़ होती हैं, इमोशन होते हैं, लोगों के एक्सपेक्टेशन होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग उसमें एग्जिस्ट करता है। इट बिकम नेसेसरी टू मॉडिफाई द सब कल्चर फॉर अपलिफ्टमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ नेशन। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग देश को, यदि कंट्री को स्ट्रेंथनिंग यानी मजबूत और जो स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, उसको अपलिफ्ट करना चाहते हैं, उसका डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारे सब कल्चर को क्या करना होगा, डेवलप करना होगा, मॉडिफाई करना होगा, उसमें चेंजेस करने होंगे। ठीक है। तो इस तरह से पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का ही एक फॉर्म है पॉलिटिकल कल्चर। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल कल्चर, कि पॉलिटिकल कल्चर का कॉन्सेप्ट क्या इंपॉर्टेंस है इन द पॉलिटिकल साइंस। ठीक है। तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है, सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था आमंड एंड सिडनी बर्बरा ने। जैसा कि हमने देखा था कि 1963 में इन्होंने एक बुक लिखी थी और बुक का नाम क्या था, बुक का नाम था सिविक कल्चर, पॉलिटिकल एटीट्यूड एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशन। यानी इन्होंने ये जो 5 कंट्रीज़ हैं, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, यूएसए एंड मैक्सिको, इसमें जो डेमोक्रेसी की स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी, इसका क्या किया था, एनालाइज किया था। अब देखते हैं क्या इंपॉर्टेंस है इनके अकॉर्डिंग। और इसके अलावा जो डिफरेंट पॉलिटिकल थिंकर्स है लाइक लुसियन पाई, एलन पावेल, ठीक है, हिंज लाउज, इन्होंने भी पॉलिटिकल कल्चर को क्या किया है, अप्रोच को डेवलप करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अब देखते हैं क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले थ्रू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल द मेन पॉइंट ऑफ स्टडी ऑफ पॉलिटिकल स्कॉलर बिकेम पॉलिटिकल सोसाइटी। यानी पॉलिटिकल कल्चर
कह रहे हैं कि पॉलिटिकल कल्चर की स्टडी कर रहे हैं, तो मेन स्टडी किसकी की जा रही है भाई? कल्चर किसका होता है? कल्चर होता है सोसाइटी का, ठीक है। जब जनरल कल्चर की बात करें तो जनरल कल्चर में सारे कल्चर, इकोनॉमिक कल्चर कैसा है, सोशल कल्चर कैसा है, रिलीजियस कल्चर कैसा है, ठीक है, पॉलिटिकल कल्चर कैसा है। पर उस जनरल कल्चर ऑफ सोसाइटी में से जब हम पॉलिटिकल कल्चर की बात करते हैं, यानी सोसाइटी की स्टडी को इन्होंने क्या किया है, पॉइंट आउट किया है कि हमें एक सोसाइटी में पॉलिटिकली क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या अफेयर्स हैं, लोगों के उसके टुवर्ड्स क्या फेथ है, क्या उनके रिलेशन है, क्या उनकी सोच है, क्या थॉट्स है, ठीक है, कैसा एटीट्यूड है, इससे रिगार्डिंग स्टडी को उन्होंने क्या किया है, फोकस किया है। The concept introduced the social and political elements in the study of political process and thus help in development of political science। ठीक है, इसने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है क्या कि सोशल एंड पॉलिटिकल एलिमेंट्स दोनों को कंबाइन करके स्टडी की जाएगी, और जिसके कारण से जो पॉलिटिकल साइंस है वो क्या हुआ है, उसका डेवलपमेंट हो रहा है। कि पॉलिटिकल साइंस से सबसे पहले क्या सिर्फ पॉलिटिकल जो एलिमेंट्स है कि स्टेट क्या है, उसके गवर्नमेंट्स क्या है, गवर्नमेंट के फॉर्म क्या है, गवर्नमेंट के फंक्शन क्या है, ये स्टडी की जाती थी। सोसाइटी से रिलेटेड जो स्टडी है वो किसमें की जाती थी, सोशियोलॉजी में। लेकिन जब ये कॉन्सेप्ट आया पॉलिटिकल कल्चर, तो इसमें सोसाइटी और सोसाइटी में रिलेटेड जितने भी पॉलिटिकल एलिमेंट्स हैं दोनों को रिलेट करके क्या किया गया, स्टडी की गई। This concept introduced the common sense in the study of political science and it is modern approach है ये of studying political science subject। ठीक है, तो कॉमन सेंस एक इंट्रोड्यूस करता है कि लोग कॉमन सेंस, सोसाइटी का कॉमन सेंस क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, उसका कल्चर क्या है, उसके बिहाफ पे किसी भी सोसाइटी के पॉलिटिकल कल्चर को हम क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। इस तरह से एक नया मॉडर्न कॉन्सेप्ट है इन द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट। ठीक है, ये ट्रेडिशनल नहीं है, ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। पॉलिटिकल कल्चर एक्सप्लेन हाउ पॉलिटिकल सोसाइटीज मूव्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन। पॉलिटिकल कल्चर से ही हमें ये पता चलता है कि कैसे जो पॉलिटिकल सोसाइटीज़ हैं वो एक डायरेक्शन दूसरी डायरेक्शन में मूव्ड ऑन हुई हैं। जैसे हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस का जो आपका वो है पॉलिटिकल कल्चर, वो एक रिवोल्यूशन के थ्रू, जो कि 1789 में रिवोल्यूशन हुआ था, उसके थ्रू उसमें उसका रिजल्ट है। इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड का जो पॉलिटिकल कल्चर है वो वहाँ के जो कंटिन्यूटी का रिजल्ट है। इस तरह से इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो पॉलिटिकल कल्चर है वो किसके कारण से डेवलप हुआ है, ड्यू टू ये नेशनल मूवमेंट जो रन किया गया था अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। क्लियर, आई होप आपको इस वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वन, पॉलिटिकल कल्चर इज एन बिकम ए कंप्लीट सोशल डिसिप्लिन। ठीक है, एक पूरा का पूरा सोशल डिसिप्लिन यानी सामाजिक विज्ञान का एक सब्जेक्ट बन गया है थ्रू माइक्रो एंड वाइड स्प्रेड अप्रोच ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। क्यों? क्योंकि इसमें हम पॉलिटिकल कल्चर से माइक्रो एंड वाइड स्प्रेड, यानी माइक्रो यानी बहुत छोटे से छोटा, और वाइड स्प्रेड यानी बड़े से बड़े अप्रोच को भी क्या कर रहे हैं, इसकी स्टडी कर रहे हैं, उसको इंक्लूड कर रहे हैं। इसलिए पॉलिटिकल साइंस कैसा बन गया है, एक कंप्लीट सोशल डिसिप्लिन बन गया। जैसे सोसाइटी है, सोशल साइंस की बात करते हैं तो सोशल साइंस में हमारी सोसाइटी की सोशल कल्चर, ठीक है, इकोनॉमिक, उसकी पॉलिटिकल, उसका सोशल, उसका फॉरेन रिलेशन, ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इंक्लूड होते हैं। क्लियर, उसका मैथमेटिकल बैकग्राउंड क्या है, उसका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड क्या है, उसका मेंटल डेवलपमेंट कैसा है, ठीक है, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट कैसा है, फिजिकल डेवलपमेंट कैसा है। जिस तरह से एक ह्यूमन बीइंग का ओवरऑल डेवलपमेंट, सोसाइटी, ह्यूमन बीइंग सोसाइटी का पार्ट है, तो ह्यूमन बीइंग का ओवरऑल डेवलपमेंट जो स्टडी की जाती है विद इन द सोसाइटी, सोशल साइंस, उसी तरह से पॉलिटिकल साइंस में भी पॉलिटिकल कल्चर की जो स्टडी के साथ ही ये पूरा का पूरा एक सोशल डिसिप्लिन बन गया। एक कहते हैं सोशल साइंस का कंप्लीट सब्जेक्ट की तरह ये क्या हो गया है, फॉर्म हो गया है। Now we talk political culture is an important ideology, बहुत इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजी है। क्यों है? फॉर द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि इसके थ्रू हम डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं उनकी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग जो कंट्री है उनका पॉलिटिकल कल्चर डिफरेंट होता है, तो जब डिफरेंट है तो उसकी जब पॉलिटिकल कल्चर की स्टडी करेंगे तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, कंपेयर कर सकते हैं ईजिली। तो इट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन which is used to identify the nature of political culture, कि पॉलिटिकल कल्चर का नेचर कैसा है, पॉलिटिकल कल्चर में क्या किया जाता है, ये पता करने के फैक्टर्स कौन है। तो ये सबसे पहले ट्रेडिशन ऑफ सोसाइटी देखेंगे कि कोई भी सोसाइटी उसके ट्रेडिशंस क्या क्या है, क्या क्या रूल्स रेगुलेशन है जो वहाँ के लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। फिर सोशल इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं, एक्सपेक्टेशन क्या है सिटीज़न की, उनका कॉमन सेंस कैसा है, वहाँ के लीडर्स का नेचर कैसा है, उनकी एक्टिविटीज़ कैसी हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनके बिहाफ पे किसी भी कंट्री, किसी भी स्टेट या किसी भी सोसाइटी के नेचर और पॉलिटिकल कल्चर को हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि वहाँ का पॉलिटिकल कल्चर कैसा है, अथॉरिटेरियन है, डिक्टेटरशिप है, डेमोक्रेटिक है, मोनार्की है। क्लियर? नाउ देयर आर सम एक्स्ट्रा फैक्ट्स फॉर यू।
एलन बॉल है, एलन बॉल की बुक का नाम है मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट्स, और उनकी एक और बुक का नाम मैंने बताया था आपको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो ये दोनों बुक का नाम याद रखना है, मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट, ठीक है, एलन बॉल की, ये इंपॉर्टेंट बुक है। और इससे पहले एक बुक का नाम बताया था मैंने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। टाइप ऑफ कल्चर देखिए तो टाइप ऑफ कल्चर दो तरह का होता है, कॉमन कल्चर और एक लाइट कल्चर। यानी कुछ लोग, जैसे कि मैंने बताया था, सोसाइटी में दो तरह के लोग होते हैं। एक कॉमन पीपल होते हैं जो कि सिर्फ अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने में इन्वॉल्व रहते हैं, और कुछ क्लास ऐसी होती है जो हाईली एजुकेटेड, हाईली जो सोसाइटी में स्टेटस होता है, ठीक है, पॉलिटिकली एक्टिव रहते हैं, तो उनको कहते हैं एलाइट कल्चर। तो दो तरह का कल्चर पाया जाता है किसी भी सोसाइटी में, कॉमन कल्चर एंड एलाइट कल्चर, ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट वन, अमन की डेफिनेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग द पॉलिटिकल कल्चर। पॉलिटिकल कल्चर इज द ओरिएंटेशन टुवर्ड टास्क, कि पॉलिटिकल कल्चर क्या है, कि क्या करना है इसके टुवर्ड्स, ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन मतलब एटीट्यूड, एटीट्यूड नज़रिया, ठीक है, हमारी सोच। पॉलिटिकल कल्चर जो इंग्लैंड का है, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूटी, जैसा कि मैंने बताया है, कंटिन्यूटी का रिजल्ट है। वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटर्न नहीं है, वहाँ के ट्रेडिशन, जो वहाँ के लॉज, जो वहाँ के फेस्टिवल, ठीक है, वहाँ पे रूल्स और रेगुलेशन, वही क्या है, वहाँ के लॉज बन जाते हैं जो कि वहाँ के लोग फॉलो करते हैं। पॉलिटिकल कल्चर ऑफ फ्रांस की बात करें तो ये एक रिवोल्यूशन का रिजल्ट है कि 1789 में फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ था, जैसा कि हम सब ने हिस्ट्री में और पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा है। तो उसी के बाद से वहाँ पे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या हुआ है, इस्टेब्लिश हुआ है। तो ये है हमारा चैप्टर रिगार्डिंग द पॉलिटिकल कल्चर। इसके अलावा और हम बात करते हैं, ये हमारा वर्ल्ड मैप है। तो वर्ल्ड मैप में 5 जो कंट्रीज़ है वो हम देखते हैं। तो ये आपका यूएसए है, ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यूएसए, ये ऊपर कनाडा है। फिर यहाँ बात करते हैं तो ये हमारा इंग्लैंड है, ठीक है, ये छोटा दिखाई दे रहा है। फिर इंग्लैंड के पास यहीं पे यूरोप में फ्रांस है, और यहाँ पे इटली है, ठीक है, और ये यहाँ पे छोटा सा जो है एक मैक्सिको, क्लियर, मैक्सिको। तो ये मैक्सिको, यूएसए, इंग्लैंड, इटली और फ्रांस, ठीक है। तो ये 1950-60 में डेवलप कंट्रीज थी, और इन डेवलप कंट्रीज की जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसको स्टडी की किन्होंने, पॉलिटिकल थिंकर्स ने। इसके अलावा स्पेन, इटली, जर्मनी, और इनका जो पॉलिटिकल सिस्टम था, जो पॉलिटिकल कल्चर था, वो क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो रहा था, जबकि यूएसए और ब्रिटेन, इंग्लैंड का नहीं हो रहा था। तो जितने भी पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उनको ये चिंता हुई कि ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ कंट्रीज़ में जो पॉलिटिकल कल्चर है वो चेंज हो रहा है, जबकि कुछ कंट्री में कोई भी इंसिडेंट, जैसे 2 वर्ल्ड वॉर हुए तो उसके बाद से भी जो ब्रिटेन और यूएसए है वहाँ का पॉलिटिकल कल्चर डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है। तो इससे रिगार्डिंग उन्होंने क्या की, स्टडी की, और जिसके कारण से नया कॉन्सेप्ट आया डेमोक्रेसी का एंड पॉलिटिकल कल्चर। अब हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। ये है आपका इंग्लैंड, ठीक है, इसमें क्या होता है, स्कॉटलैंड, यूनाइटेड किंगडम और वेल्स, ठीक है, ये तीनों का क्या है, कॉम्बिनेशन है। स्कॉटलैंड, यूनाइटेड किंगडम एंड वेल्स, तीनों को मिला के क्या कहते हैं, इंग्लैंड, लंदन, ब्रिटेन। फिर ये हमारा फ्रांस है, और ये हमारा इटली है, ठीक है, मछली की शेप में। नाउ देयर आर सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक जो हमने आज पढ़ा, और इससे पहले के जो 2 चैप्टर में हमने पढ़ा है उससे रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप सबको सेकंड पार्ट में करवा चुकी हूँ। तो सबसे पहले उन दोनों वीडियोस को देखें, उसके बाद से उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन डेमोक्रेसी एंड पॉलिटिकल कल्चर। पॉलिटिकल कल्चर और डेमोक्रेसी में क्या रिलेशन है। तो हमने पढ़ा था कि जो पॉलिटिकल कल्चर और डेमोक्रेसी, जहाँ का पॉलिटिकल कल्चर मैच्योर होगा, लोग मैच्योर होंगे, ठीक है, तो वहाँ पर डेमोक्रेसी वो क्या होगी, स्टेबल होगी। नेम द बुक रिटन बाय आमंड एंड सिडनी बर्बरा। तो इसमें बुक का नाम लिखना है। तो 1963 में उन्होंने बुक लिखी थी, द सिविक कल्चर, पॉलिटिकल एटीट्यूड एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशन, ये नाम बता। नेक्स्ट है, नेम द बुक रिटन बाय एलन बॉल। एलन बॉल की बुक का नाम बताना है। राइट द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल कल्चर गिवन बाय आमंड एंड पावल। तो आमंड एंड पावल ने क्या डेफिनेशन दी है कि पॉलिटिकल कल्चर इज द ओरिएंटेशन टुवर्ड टास्क। डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ कल्चर। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कल्चर, कॉमन कल्चर या जनरल कल्चर, एंड दैट सेकंड वन इज एलाइड कल्चर, और दोनों को आपको अच्छे से डिफाइन करना है। एलाइड कल्चर हमने सेकंड पार्ट में किया था, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एलाइड कल्चर। एलाइड कल्चर को डिफाइन करना है। डिस्क्राइब द इंटर रिलेशन बिटवीन पॉलिटिकल कल्चर एंड सोशलाइजेशन। पॉलिटिकल कल्चर और सोशलाइजेशन में क्या इंटर रिलेशन है, ये आपको डिस्क्राइब करना है। एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। पॉलिटिकल कल्चर की क्या इंपॉर्टेंस है, यू हैव टू जस्ट एक्सप्लेन। Which are those 5 nations which are analyzed by Amand and Sidney Barbara regarding the effect of political culture on stability and unstability of their democracy? वो 5 कंट्रीज़ के नाम बताने हैं जिनको कि एनालाइज करके अमन और सिडनी बर्बरा ने ये पता लगाया था कि किसी भी कंट्री पॉलिटिकल कल्चर जो है कहीं की भी डेमोक्रेसी को स्टेबल और अनस्टेबिलिटी को क्या करता है, इफेक्ट करता है। तो नेम द 5 नेशन, 5 नेशन के नाम बताने हैं।
पॉलिटिकल कल्चर और डेमोक्रेसी से रिगार्डेड इंपॉर्टेंट जो बुक है वो किसने लिखी, तो गैब्रिएल आमंड और सिडनी बर्बरा ने। कब लिखी, 1963 में। और बुक का नाम क्या था, द सिविक कल्चर, पॉलिटिकल एटीट्यूड एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशन। क्लियर। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक रिगार्डिंग द चैप्टर पॉलिटिकल कल्चर। यदि इस चैप्टर से रिगार्डिंग किसी कॉन्सेप्ट से रिगार्डिंग आपके यदि कोई प्रॉब्लम्स है, कोई डाउट्स है, कोई क्वेरीज है, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम। एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।